नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे जंगल की आग की। तो जंगल में विकराल होती आग को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से मोर्चे पर डटे हुए हैं और सीएम ने अपने सभी चुनावी दौरे स्थगित भी कर दिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में जंगलों की आग के रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा गर्मियों के मद्देनजर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था और आगामी मॉनसून सीजन को तैयारियां भी उसकी परखी जाएंगी, इसको लेकर। वहीं सीएम धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को भी देखेंगे। मीटिंग के बाद सीएम रुद्रप्रयाग जाएंगे, जहां वो ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। जंगलों की आग पर सीएम धामी ने कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा, सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के निर्देश दिए गए हैं। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। तो पौड़ी जिले में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। जिले में अब तक 150 से अधिक आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कि 100 हेक्टेयर का जंगल और लाखों के पेड़ जलकर पूरी तरीके से राख हो गए हैं। आग के धुएं की वजह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने के लिए नहीं उड़ पा रहे हैं। डीएम ने बताया कि धुआं छटने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। होने के कारण या बहुत ज्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजीशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में हम फायर के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे वो करेंगे। पौड़ी जिले में बेकाबू होती जा रही वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वायुसेना की मदद ली जा रही है ताकि वनाग्नि को कंट्रोल किया जा सके। अब तक 100 हेक्टेयर से अधिक जो पौड़ी का जंगल है वो जलकर खाक हो चुका है। लाखों की वन संपदा है वो जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ साथ वन कर्मी जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वनाग्नि को काबू में लाया जा सके, क्योंकि अभी ये चारधाम यात्रा भी शुरू होनी है और यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। पौड़ी से आलोक रावत, न्यूज़ 18। विकासनगर में जंगल की आग बेकाबू हो रही है। सैया क्षेत्र के दातनो गांव के पास वाले जंगल की आग ने क्षेत्र में तबाही पूरी तरीके से मचा दी है। जंगल की आग धीरे धीरे आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गई है। जंगल की आग से अभी तक 1 मकान, 5 गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। वहीं दातनो और जोशी गांव में 300 से ज्यादा आम के पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। अब ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मिलकर आग से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। वहीं चक्राता के जंगलों में लगी आग को बुझाने में वन कर्मचारी जुटे हुए हैं। कुछ जगहों पर सफलता मिली है तो कई जगहों पर आग ने विकराल रूप धारण किया है। उत्तराखंड में जंगल की आग पर सीएम धामी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। लगातार अफसरों को भी निर्देश दे रहे हैं और अब तो सारे कार्यक्रम रद्द करके मोर्चे पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के बाकी मंत्री मुस्तैद नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जंगलों की आग बुझाने में पसीने छूट रहे हैं। आग आफत बन चुकी है। आपदा जैसे हालात को कंट्रोल करने के लिए हर जिले को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चुनाव प्रचार के बीच सब प्रोग्राम रद्द करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह मीटिंग करने वाले हैं, पर आफत के इस वक्त में सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री नदारद हैं। आग से पहाड़ी जिलों के जंगल जल रहे हैं, लेकिन प्रभारी मंत्रियों का अता पता नहीं है। मंत्री धन सिंह, गणेश जोशी, सतपाल महाराज दूसरे राज्यों में दिन रात प्रचार में लगे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड में हैं। मंत्री सुबोध उनियाल असम में हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा पैर में चोट के चलते बेड रेस्ट पर हैं। तो मंत्री रेखा आर्य भी उत्तराखंड में ही हैं। जो मंत्री चुनावी रथ पर सवार होकर प्रचार कर रहे थे, अब ऐसा क्या हुआ कि किसी को आग की आपदा नजर नहीं आ रही। यही सब कहते हुए
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। इनके मंत्रीगण तो बारिश करवाना तो छोड़िए या आग बुझाना तो छोड़िए, शब्दों से भी आग नहीं बुझा रहे हैं, शब्दों की बारिश भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ इनके मंत्रीगण? ये तो आग के डर से है। ऐसा लग रहा है जैसे सारा मंत्रिमंडल कहीं सेफ कॉर्नर में चला गया है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, भैया तुम्हारे सबसे प्रिय स्थल जो है, जो खनन पट्टे हैं और जो है जो क्रशर हैं, अब तो आग वहां तक भी पहुंच रही है। आप तो चेतो। अल्मोड़ा में 4 लोग आग से झुलसकर मर गए। पौड़ी में एक महिला ने दम तोड़ दिया। बागेश्वर में झुलसे हुए मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन एक भी मंत्री किसी का हाल जानने नहीं पहुंचा। मंत्रियों के हाल पर उठे सवाल पर बीजेपी का जवाब सुनिए। देखिए, सरकार की पूरी मशीनरी वनाग्नि के नियंत्रण के लिए, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के कार्य हों, सारी मशीनरी काम में जुटी हुई है और माननीय मंत्रीगण भी इस कार्य के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना की मदद तक की बात आ रही है, लेकिन सरकार के मंत्री आफत के इस वक्त में कहीं नजर नहीं आ रहे, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। फायर सीजन की अगर बात करें तो अब तक फायर सीजन में 934 जगह जंगल जले हैं और 1205 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया आग से प्रभावित हुआ है। जंगल की आग की चपेट में आकर अब तक 5 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं जंगलों की आग से अभी तक 27 लाख की वन संपदा का नुकसान हुआ है। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की सबसे बड़ी वजह बन रही है चीड़ की सूखी पत्तियां, यानी कि पिरूल। और हर साल पिरूल की आग का सबसे बड़ा विलन होता है। हालांकि कुछ लोगों ने आग से जंगलों को बचाने के लिए प्रयोग तो शुरू किए हैं, लेकिन सरकारी मदद के बिना वो संभव नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ के जंगलों में लगने वाली आग का सबसे बड़ा कारण पिरूल को माना जाता है। नैनीताल के निगरान के ये वही पावर स्टेशन है जहां कभी इसी पिरूल से 15,000 यूनिट बिजली पैदा की जाती थी। लेकिन अब इस प्लांट पर तालाबंदी का संकट आ गया है, तो ग्रामीणों को सरकार से मदद की आस है। इस एक प्लांट से ही बिजली के साथ कोयला भी बनाया जाता है, तो पिरूल से ही रोड बनाने में प्रयोग आने वाला डामर भी तैयार किया जाता है। वहीं इस तरह से प्लांट पहाड़ में आग कम करने के साथ रोजगार के भी काम आते हैं। इसमें पिरूल लाने में तो 20-25-30 लोग जुड़े रहते हैं। महिलाओं को रोजगार मिल जाता है, बच्चों को, और जो जंगल में आग लगने की संभावना है वो कम हो जाती है। आग पिरूल उग जाता है तो, और सरकार की वजह से जंगल साफ रहते हैं, आग वाग का खतरा कम रहता है और गाँव में लोगों को रोजगार मिल जाता है। दरअसल नैनीताल जिले में बने ये 2 पावर प्लांट 1 साल से बंद है। एक प्लांट को बनाने में करीब 25 लाख की लागत आती है। निजी संस्था और वन विभाग के सहयोग से चल रहे इस प्लांट की वजह से आसपास के जंगलों को भी आग से बचाया जा सकता है और यूपीपीसीएल को बिजली भी पिरूल से बनाकर मिल जा रही थी। साथ ही ग्रामीणों के रोजगार के लिए ये पिरूल वरदान साबित हो रहे थे। इससे बिजली पैदा हो रही, तो गाँव को बिजली मिल रही है और उस जो जिसने प्लांट लगा रखा उसको 7 मिनट से यूपीसीएल उसको पेमेंट कर रही है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ग्रामीण जो पिरूल इकट्ठा कर रहे हैं उनसे पर डे के हिसाब से उनको 3 रुपये केजी के हिसाब से उनको पिरूल का भुगतान किया जा रहा है। बहरहाल अगर जंगलों को आग से बचाना है तो इस तरह के प्लांट लगाने होंगे। पिरूल से न सिर्फ बिजली पैदा की जा सकती है, बल्कि पिरूल से कोयला और कम खर्च में पेपर मिलों के बॉयलरों को भी गर्म किया जा सकता है। पहाड़ में इस तरह के प्लांट बेहद कारगर साबित हो सकते हैं, बशर्ते ऐसे प्लांटों को जरूरी मदद भी मिले। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगाई है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया है
और आपको बता दें कि फैक्ट्री का टॉप फ्लोर जहां पर ये आग लगी थी इसकी जद में आया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। और नैनीताल के जोलीकोट भलियूटी में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है, जिसमें कि 8 लोग घायल हो गए हैं। 6 बच्चों पर भी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 बच्चों की हालत काफी खराब है। और बताया जा रहा है कि नेपाली मजदूरों का परिवार यहां गांव के पास काम कर रहा था, लेकिन अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और इस दौरान बच्चों के साथ कई राहगीरों को भी काटा है मधुमक्खियों ने। आनन फानन में इन बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उस टाइम से वही रोड में मधुमक्खी आया, मधुमक्खी ने काटा सर। सारे को, हमको, बाइक वाले को, गाड़ी वाले को, 8 बच्चे को, सबको काटा सर। कितने लोग हो तो? हम तो हैं अभी 8 लोग हैं जी। ठीक है, सबकी हालत बेहतर है, सबको हमने ट्रीटमेंट दे दिया है और अभी यहाँ पे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। लेकिन जो पीडियाट्रिशियन है उन्होंने कहा है कि इनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है और ये यहाँ से जा सकते हैं। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एक विशालकाय अजगर खेतों में जा पहुंचा। अजगर को देखकर लोगों ने वहां पर काफी हैरानी व्यक्त की है। खेतों में काम कर रहे थे कुछ किसान, उनके होश भी उड़ गए और वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम पहुंची है और अजगर का रेस्क्यू किया है। अजगर करीब 13 फीट लंबा और 1 कुंटल वजनी बताया जा रहा है। अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है। बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली विश्वनाथ मंदिर से अपने अगले पड़ाव फाटा पहुंच गई है। बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति की देव डोली के साथ भारी संख्या में भक्त चल रहे हैं और यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालु डोली का भव्य स्वागत कर रहे हैं और बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज फाटा में ही डोली का रात्रि प्रवास होगा। कल यानी कि 8 मई को डोली गौरी माई मंदिर गौरी कुंड में डोली का रात्रि प्रवास होगा। 9 मई को केदारनाथ धाम में डोली पहुंचेगी, जिसके बाद 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। हर साल ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का शीतकालीन प्रवास होता है और सोमवार को ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा की डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी। दस मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चारों धामों के लिए अभी तक 21 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए 7,24,000 रजिस्ट्रेशन, बद्रीनाथ के लिए 6,22,000 यात्रियों ने पंजीकरण कराया, गंगोत्री के लिए 3,73,000 और यमुनोत्री धाम के लिए 3,29,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 8 मई से चारों धामों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू होंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऋषिकेश में एक दिन में 1,000 यात्रियों का पंजीकरण होगा, जबकि हरिद्वार में एक दिन में 500 यात्रियों का पंजीकरण होगा। और सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फ हटाने का कार्य जारी है और गुरुद्वारा के सेवादार और भारतीय सेना के जवान लगातार पैदल मार्ग से बर्फ हटा रहे हैं। हेमकुंड साहिब में लगातार मौसम बदल रहा है और बर्फबारी हो रही है, लेकिन सेना के जवान लगातार कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। केदारनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को हटाया है। तृतीय केदार तुंगनाथ की डोली आज मार्कंडे मंदिर से रवाना हो गई है और 10 मई को तुंगनाथ के कपाट खुलेंगे। पौड़ी में जंगल की आग का जायजा लेने मुख्य वन संरक्षक पहुंचे और कहा जल्दी ही सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने जंगलों में लगी आग के लिए राज्य सरकार के नाकाम प्रयासों को जिम्मेदार ठहराया। राजवाड़ा विवेकानंद संस्थान में 2 दिन से चल रहा कार्य बहिष्कार आज खत्म हो गया। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।
औरंगाबाद शहर से लगे कीरी गांव में पेयजल संकट बहुत ज्यादा गहरा गया है। गांव की महिलाओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर पानी देने की मांग की है। अल्मोड़ा में कूड़े को लेकर जिला पंचायत और नगरपालिका आमने सामने आ गए हैं। जिला पंचायत ने कुछ और वक्त मांगा है। वन विभाग ने नैनीताल हाई कोर्ट में बताया कि नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन में गांव के लिए बैन रास्ते खोल दिए गए हैं। उत्तरकाशी में देर शाम तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट हुई है। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में नाम कमाने वाले अनुपम शर्मा जल्द उत्तराखंड में इंटरनेशनल फिल्म तैयार करने जा रहे हैं और लोकेशन की तलाश में जुटे हैं। कांग्रेस का कोई सीनियर नेता अब तक दूसरे राज्यों में प्रचार में नहीं गया है और अब कांग्रेस नेताओं का प्रचार के लिए नंबर लगने लग गया है। शुरुआत गणेश गोदियाल के रायबरेली जाने के साथ हुई तो दूसरे बड़े नेता दिल्ली हरियाणा में प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन इसमें भी पार्टी की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को इस बार दूसरे राज्यों में प्रचार का मौका नहीं मिला। सबसे सीनियर नेता हरीश रावत तो हरिद्वार में ऐसे उलझे रह गए कि उत्तराखंड में 4 सीटों पर भी प्रचार नहीं कर पाए। तो स्टार प्रचारक होने के बावजूद यूपी में नहीं गए, पर दूसरे राज्य में उत्तराखंड की तरफ से काम की शुरुआत कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल करेंगे। पार्टी ने गणेश गोदियाल को रायबरेली भेजा है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। गोदियाल 17 मई तक रायबरेली में रहेंगे। उन्होंने कहा, अमेठी रायबरेली में काम करना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है। आप सब इस बात से अवगत हैं कि रायबरेली से हमारे नेता राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य की बात है कि मुझे वहां से बुलावा आया है कि आपको 17 तारीख तक, जब तक चुनाव प्रचार पूर्ण हो तब तक रायबरेली में इस चुनाव प्रचार में शामिल होना है। मैं अपने लिए इसको सौभाग्य की बात समझता हूँ। रायबरेली में और अमेठी में काम करना बड़ी सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य श्री गणेश गोदियाल जी को मिला और वो इसके लिए डिजर्व करते हैं। रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और उस सीट पर उत्तराखंड के दूसरे सीनियर नेताओं के बजाय गोदियाल को काम करने का मौका मिलना पार्टी में खींचतान की वजह बन सकता है। हालांकि पार्टी का कहना है कि जल्द ही दूसरे नेता भी दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी हरियाणा रहेंगे, हरीश रावत जी भी हरियाणा में हैं और दिल्ली में भी हरीश रावत जी रहेंगे और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी प्रीतम सिंह जी हैं और श्री यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता 19 अप्रैल के बाद खाली हैं और अब तक कांग्रेस नेता कहीं भी प्रचार में नहीं जा पाए हैं। पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को रायबरेली भेजे जाने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत जरूर गर्मा गई है। पौड़ी से आलोक रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और वहीं समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता जानती है किन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, तो इन लोगों से क्या उम्मीद करोगे। आज सभी राम भक्त और राष्ट्रभक्त खुश हैं। सर, इसके अलावा तमाम जो विपक्ष के नेता हैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए। आज रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर तो बेकार है, उसका वास्तु बेकार है, नक्शा खराब है। किस तरह से उनके इस बयानबाजी को देखते हैं? ये तो देखिए, देश दुनिया के सभी राम भक्त जानते हैं, राष्ट्र भक्त जानते हैं कि कारसेवकों पर किन्होंने गोलियां चलाई थी। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। ये कभी भी राम मंदिर के पक्षधर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है यार कि राम मंदिर बन गया है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए इस प्रकार की बचकानी बातें कर रहे हैं।